जोशी जी ने सामने खड़े चेहरे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और यह भी उनकी तेज आंखों से चुप नहीं रहा कि सुमन उन लोगों को देखकर भयभीत हो गई थी। राधे मोहन जोशी को समझने में देर नहीं लगी कि ये सुमन के रिश्तेदार है। कड़कती आवाज में राधे मोहन ने उनसे पूछा, हाँ बोलो, क्या काम है? उनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं थी। पुरुष सुमन की ओर आगे बढ़ते हुए बोला, सर मेरा नाम रमेश है, मैं सुमन का पति हूँ। सुमन को कभी कभी यूं ही दौरे पड़ते हैं और भागकर कभी अपने मायके रिश्तेदार के घर और आज थाने आ गई है। जहाँ भी जाती है यही कहती है कि मेरा पति और सास मारते पीटते हैं और पैसे मांगते हैं। हमें हर जगह इसने बदनाम कर रखा है। कभी कभी तो यह भी कहती है कि इसके ससुराल वाले इसके पति यानी मेरी दूसरी शादी कर देंगे क्योंकि उसका बच्चा नहीं हुआ है। सच बताइए साहब, हम इसको इसलिए अकेला नहीं छोड़ते। पता नहीं कैसे आज फिर इधर भाग आई। राधे मोहन का माथा घूम गया। जिस बात को सुनकर उसका खून खौल रहा था, इस लोगों ने तो वो सारी कहानी खुद ही कह दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई सुमन पागल है। राधे मोहन कभी सुमन को देखता तो कभी उसके पति की तरफ देखता। वह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि तभी सुमन की सास आंखों में आंसू लिए रोती हुई सुमन के पास गई और इसकी पीठ सहलाते हुए बोली, मेरी बच्ची, क्या हालत कर रखी है इसने। पता नहीं कहां कहां से भागते हुए आई होगी। चल बेटी, अब हम आ गए हैं, अपने घर चल। भगवान ऐसा दुख किसी को न दे। मेरी फूल सी प्यारी बहू के मन में न जाने ये बात क्यों बैठ गई कि वह माँ नहीं बन सकती। बस तब से इसकी यही हालत है। सच में जोशी जी के लिए तय कर पाना कठिन हो रहा था कि कौन सच बोल रहा है। राधे ने सुमन की तरफ देखा। वह पिंजरे में फंसी पंछी की तरह मजबूर लग रही थी। अपनी पीठ से अपनी सांस का हाथ हटाते हुए बोली, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। इसे जब भी लेने जाओ तो यही बोलती है सर। रमेश अपनी बात को आगे बढ़ा था। राधे जोर से दहाड़े, तुम लोग नाटक कर रहे हो, मैं अभी तुम्हारी कलाकारी उतारता हूँ। कहते ही राधे मोहन ने एक जोरदार थप्पड़ रमेश के गाल पर मार दिया। रमेश बिलबिलाता हुआ बोला, आप बिना किसी सबूत के मुझ पर यूं हाथ नहीं उठा सकते। राधे का पारा चढ़ ही चुका था। एक और जोरदार थप्पड़ देते हुए बोला, तू बिना वजह से इस मासूम को जानवर की तरह मार सकता है और मैं तुझ पर थप्पड़ भी नहीं मार सकता। ये किसी कानून के किताब में लिखा है कि ससुराल में महिला पर कोई भी हाथ साफ कर सकता है। अरे नामर्द, तू पति है इसका, इसके सम्मान की रक्षा करना ही तेरा कर्तव्य है। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर पराये घर आती है अपने पति के भरोसे पर। तुम जैसे दहेज के लोभियों की वजह से लोग अपनी बेटियों गर्भ में ही मार देने के लिए मजबूर होते हैं। तुम जैसे लोग इंसान नहीं, खून चूसने वाले कीड़े हो। ऐसा परजू जो दिखाई नहीं देता पर इंसान को लाश बनाकर रख देता है। यदि इसका बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इसमें किसी की कोई कमी नहीं हो सकती। हो सकता है तू ही नामर्द हो। तेरे राधे की बात को बीच में सुमन की सांस काटते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप बिना जाने हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। सुमन की मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट हमारे पास है और इस बात का भी कि सुमन कभी मां नहीं बन सकती। फिर भी हम इसको अपनी बेटी की तरह रखते हैं। उल्टा यही हमारे साथ मारपीट करती है। सुमन की सास की बात सुनकर राधे पीछे हट गया। वह सोचने लगा कि कहीं सच में सुमन की मानसिक हालत खराब तो नहीं है। यदि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वाकई समस्या तो होगी ही। अपनी तसल्ली के लिए राधे मोहन बोले, मैं देखना चाहता हूँ वह सर्टिफिकेट। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। रमेश अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। राधे मोहन सुमन से जानने की कोशिश कर रहा था। उसकी चुप्पी ने राधे मोहन के हाथ बांध लिए। कुछ ही देर में रमेश थाने में प्रविष्ट हो गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह फाइल देखकर रमेश की बात पर यकीन न करना संभव नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों सुमन के चेहरे निर्दोषता उसे कचोट रही थी।
उसे सब कुछ साफ होने के बाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिलहाल उसने इजाजत देते हुए कहा, आप सुमन को ले जा सकते हैं, पर आप लोगों पर मेरी नजर रहेगी। जब कभी मुझे जरा भी कुछ लगा तो तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा, कुछ नहीं। वे सुमन को दोनों बाजुओं की बगलों में पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन सुमन की कातर दृष्टि राधे की तरफ बार बार मुड़कर उठ रही थी। सुमन की सास सुमन के कान में फुसफुसाते हुए बोली, तू घर चल, हमें सलाखों के पीछे देखने का सपना देख रही है ना? तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तेरी रूह कांप उठेगी। सच में सास की उस फुसफुसाहट को सुनकर उसकी रूह कांप गई। राधे मोहन फिर से अपनी कुर्सी पर आ बैठे। वे अभी भी गहन मुद्रा में थे। मनोज अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में टिफिन था। राधे मोहन को देखने लगा। मनोज ने टिफिन राधे मोहन के सामने रखा और बोला, सर खा लीजिए, अभी गर्म है। मैडम जी ने कहा है कि गर्म गर्म खाने को बोलना। हाँ ठीक है, खा लूंगा। अभी खाइए सर। अरे ये क्या बात हुई सर, मैडम ने कहा था जाते ही खाने को बोलना। राधे मोहन मुस्कुराते हुए मनोज की तरफ देखा और टिफिन खोलने लगा। टिफिन में स्वादिष्ट गोभी की सब्जी व हींग के तड़के से बनी अरहर की दाल की खुशबू आ रही थी। आओ तुम लोग भी खाओ। आप खाइए सर, हम लोग आपके बाद खा लेंगे। राधे मोहन ने खाना खाया और हाथ धोने के लिए सिंक की तरफ चले गए। खाना खाने के बाद उसकी मुखवास खाने की आदत है, इसलिए एक डिबिया उनके हैंड बैग में जरूर रहती है। राधे खाना खाकर कुर्सी पर बैठ गया। मनोज ने देखा कि सर अब खाना खा कर बैठ गए हैं, तो आगे आकर बोला, सर। राधे ने बड़े ध्यान से मनोज की तरफ देखा, आंखों से ही जैसे पूछ रहा हो, क्या बात है सर? मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है और तू अब बता रहा है मुझे? राधे बिजली की फुर्ती से कुर्सी से उठा और देखते हुए बोला, बेवकूफ कहीं का। सर मैडम ने कहा था कि जब साफ खाना खा ले तब कहना। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं तुम पर चिल्लाया। वैसे हुआ क्या है उन्हें? राधे बाहर जाते हुए पूछ रहा था। उल्टी हो रही थी। हाँ होगी भी क्यों नहीं, कई बार बोल चुका हूँ कि बासी न खाए, पर इन औरतों को कौन समझाए कि खाना बर्बाद होने से ज्यादा तबीयत खराब होने का खतरा होता है। राधे जल्दी से गाड़ी में बैठा और घर की तरफ निकल गया।